डॉक्टर वेदवती देवांगन, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, BCS शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज हम संतुलित क्षेत्रीय विकास पर अध्ययन करेंगे। विश्व के सभी देशों में एक जैसा विकास नहीं हुआ है। कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश विकास की उच्च स्तरीय अवस्थाओं में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ देश निम्न स्तरीय अवस्थाओं को भी पार नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं विश्व में दो प्रकार के देश दिखाई देते हैं, एक विकसित देश और दूसरा अल्प विकसित देश। यही नहीं, एक ही क्षेत्र में दो प्रकार के देश पाए जाते हैं। जैसे एशिया में जापान उन्नत एवं विकसित देश हैं। इसकी तुलना में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अल्प विकसित देश है। इस प्रकार देखें तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, खनिज, उद्योग, संचार, परिवहन, शिक्षा आदि। इनकी उपलब्धता जिन क्षेत्रों में अधिक होगी वे क्षेत्र विकसित होंगे, तथा जहां इनकी उपलब्धता में प्रतिकूल होगी वो क्षेत्र अविकसित हो जाते हैं। जब एक ही देश में तुलनात्मक दृष्टि से विकसित क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र इनका सह अस्तित्व एक साथ हो तो उसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। क्षेत्रीय या प्रादेशिक असंतुलन के कारण मुख्यतः दो घटक होते हैं इसके लिए। तो पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा मानवीय घटक। कुछ क्षेत्र के विकास में जहां प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए मानवीय घटक भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विकास का आशय पिछड़े क्षेत्रों में वहां के स्थानीय संसाधनों, जलवायु, मानव शक्ति, आधारभूत सुविधाओं के अनुकूल आर्थिक ढांचा तैयार करना तथा आर्थिक रूप से जहां पर संभव हो उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में विकसित करना, जिससे वहां के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाकर उन्नत क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर तक लाया जा सके। आइए अब देखते हैं क्षेत्रीय असंतुलन के सूचक। इनमें से पहला हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसका प्रयोग प्रायः प्रांतों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कृषि वृद्धि और औद्योगिक विकास को अंतर्राज्यीय असमानताओं के स्तर ने प्रति व्यक्ति आय की भिन्नताओं ने योगदान दिया है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने सिंचाई तथा उर्वरकों के उच्च स्तरीय प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन की उच्चतम दर प्राप्त की है, जिसके कारण वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यदि हम देखें भारत में, तो जहाँ एक ओर प्रति व्यक्ति आय हरियाणा जो है वो उस दूसरी ओर सबसे कम जो प्रति व्यक्ति वाले जो राज्य है वह बिहार है। यदि दोनों की आय का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो लगभग 4.5 गुना के अंतर्गत इनके अंतर दिखाई देता है क्षेत्रीय असंतुलन के रूप में। निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या। निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या भी क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं का निर्माण करती है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की प्रतिशत 8 से 10% हिमाचल प्रदेश में तथा 33.1% बिहार में थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7%। और इस प्रकार यदि हम समग्र भारत में देखें तो गरीबी का प्रतिशत जो है 72.9% है। तीसरा, विद्युतीकरण। विकास के लिए विद्युत भी एक आवश्यक तत्व होता है। जो वे जहाँ प्राप्त होते हैं वहाँ विकास की प्रक्रिया ठीक होती है। यदि विद्युत के जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पे वह क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता है। तीव्र विकास के लिए ये आवश्यक घटक होता है। यदि हम भारत में देखें तो हरियाणा, पंजाब में 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया जा चुका है, परंतु बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे विद्युतीकरण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आधारभूत संरचना।
तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वह आधारभूत संरचना। इसके विकास ना होने के यदि विकसित नहीं है तो वह क्षेत्र पूर्णतः पिछड़े हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में परिवहन, संचार, विद्युत, बीमा, बैंक, स्कूल, पानी की व्यवस्था ना हो, वहाँ पे ना ही कोई उद्यमी निवेश करना चाहते हैं और ना ही किसी प्रकार की विकास होता है। यही कारण है कि भारत में अधोसंरचना या आधारभूत संरचना के माध्यम से भी असंतुलित दिखाई देता है राज्यों में। यदि हम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र का देखें तो वो उन्नत हैं, जबकि बिहार और उड़ीसा राज्य भरपूर प्राकृतिक साधन होते भी वो पिछड़े हैं। ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रीय असंतुलन के कारण बनता है। यदि हम स्वतंत्रता के पहले या बाद में भी के समय तक के देखें तो अंग्रेज़ों के ने मुख्यतः मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में बस पहले आए और बसे और ये ही तीव्र गति से विकास हुए। इसी प्रकार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी जहाँ पहले से विकसित था, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना और वहीं ज़्यादा विकास हुआ और वहीं पे ही उद्योगपतियों ने भी अधिक निवेश किए, जिसके कारण वह क्षेत्र अधिक विकास हुए। इस प्रकार देखते हैं कि ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रीय असंतुलन के लिए कारण बनता है। अपना अगला बिंदु है प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन। कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था की अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जहाँ पे कृषि का विकास नहीं हुआ है वहाँ पे विकास संभव नहीं है। कृषि उत्पादन की पैदावार और तकनीकें भी भिन्न भिन्न होती हैं। भारत में यदि हम देखें तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कृषि उत्पादन की उन्नत हैं, जबकि उड़ीसा, असम, नागालैंड जैसे राज्य अभी पिछड़े हुए हैं। अब क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर हम देखते हैं तो किसी भी अल्पविकसित देश की मुख्य समस्या संतुलित क्षेत्रीय विकास करने की होती है, जिसके मुख्य कारण होता है। इनमें से पहला आता है अति निर्यात प्रभाव न्यूनतम बनाने के लिए क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः यह देखा जाता है कि अल्पविकसित देशों में अर्थव्यवस्था में प्रादेशिक क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारण अति निर्यात प्रभाव एवं प्रसारण प्रभाव देखने को मिलता है और ये असमानताएं केवल लाभ के उद्देश्य से पाई जाती है। लाभ उद्देश्य के परिणाम स्वरूप उन देशों का विकास होता है जहां लाभ की संभावनाएं अधिक होती है, जबकि अन्य क्षेत्र अल्पविकसित रह जाते हैं। अतः अल्पविकसित देशों में जरूरत इस बात का है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आयोजित राज्य सक्रियता के माध्यम से उद्योग के केंद्रित हैं। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि अति निर्यात के प्रभाव के कारण भी क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने के लिए क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है। अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास के लिए संतुलित प्रादेशिक विकास आवश्यक है, क्योंकि समस्त अर्थव्यवस्था की प्रगति सभी प्रदेशों के साधन संपन्नताओं के अनुरूप विकास पर निर्भर करती है। तीसरा हमारी जो बिंदु है अर्थव्यवस्था के निर्विघ्न विकास के लिए संतुलित प्रादेशिक विकास अर्थव्यवस्था के निर्विघ्न विकास में सहायक होता है। यदि सभी प्रदेश समान रूप से विकसित हो तो वे परस्पर एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, पर यदि प्रादेशिक असमानताएं विद्यमान हो तो पिछड़े प्रदेशों में आय के निम्न स्तर विकसित प्रदेशों के विकास को मंद कर देती है, क्योंकि विकसित प्रदेशों के उत्पादों के लिए पर्याप्त मार्ग नहीं होंगे और फिर संतुलित प्रादेशिक विकास परिवहन एवं पूर्ति की अड़चनें भी आती जाएंगी और अर्थव्यवस्था भीतर स्फीतिकारी दबाव में घटता जाता है। चौथा अपना बिंदु है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए
भी क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। देश में राजनीतिक स्थिरता यदि नहीं है तो प्रायः देश विकास नहीं कर पाता है और वहाँ पे खतरा मंडराने लगता है। इस प्रकार यदि विकास करना है तो राजनीतिक स्थिरता भी आवश्यक होती है। देश की सुरक्षा के लिए विदेशी आक्रमण से बचाव के लिए प्रादेशिक विकास जरूरी होता है। यदि सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित हो, उद्योग समान रूप से सभी जगह विकसित हो तो अपने ने युद्ध प्रयत्नों का बाधित किए बिना युद्ध में मुकाबला कर सकता है। दूसरी ओर यदि कुछ क्षेत्र विकास हुआ है और उनमें ही उद्योग केंद्रित है तो शत्रु आसानी से उसे नष्ट करके समस्त अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बचाव के लिए भी संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है। सामाजिक बुराइयों को काबू रखने के लिए प्रायः देखा जाता है कि बड़े शहरों तथा कस्बों में उद्योगों के केंद्रीकरण से सामाजिक बुराइयों की उजागर होते हैं, अब जिससे प्रादेशिक विकास अवरोधक होता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य एवं दक्षता दोनों हानि पहुँचती है। अतः आवश्यक है कि यदि क्षेत्रीय संतुलित विकास होता है तो ये विकास अच्छे ढंग से हो पाएंगे। सातवां अपने बिंदु है रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने तथा उपलब्ध कराने के लिए भी क्षेत्रीय संतुलित विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है। अल्प विकसित देशों में प्रादेशिक असमानताओं से आय, रोजगार तथा उत्पादन के स्तर नीचे रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में उद्योगों के फैलाव और पिछड़े प्रदेशों में आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार के अधिक सुअवसर पाए जाते हैं और उनको बढ़ाया भी जा सकता है। अपितु सुरक्षित भी होंगे जिससे उनके प्रति व्यक्ति उत्पादन अथवा आय में भी वृद्धि होगी। उपरोक्त अध्ययन से यही पता चलता है कि विकासशील देशों को विकसित करने हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास स्थापित करना होगा।